हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो हमारा वो है हिंदी व्याकरण के छंद अध्याय से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप लोग अवगत हो, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण की क्लासों से अवगत कराया जा रहा है। इससे पहले हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर जो हिंदी व्याकरण के जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक हैं उनसे आपको अवगत करा दिया था। यदि आपसे वह क्लासें मिस हो गई हैं तो नीचे लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पे हिंदी व्याकरण के कई प्रश्नों को अच्छी तरह से समझाया जाता है, उसको नीचे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इस तरह के न्यूज और इस तरह से अपडेट समय समय पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की क्लास को हम किस तरह से आपको अवगत कराएंगे और करवाने का प्रयास करेंगे, आपको थोड़े से ब्रीफ में इंट्रोड्यूस आपको करवा देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे छंद क्या होते हैं। छंद की परिभाषा को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो छंद को प्रभावित करने वाले अंग हैं उनको जानने का आपको बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, छंद के प्रकारों को जानेंगे और छंद के जो एग्ज़ाम रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको बताने का आपको प्रयास करेंगे और छंद को पहचानने की ट्रिक भी आपको अवगत कराएंगे। तो पूरी की पूरी ओवरऑल वीडियो हमारी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो में आ ही गए हो तो एक बार इस क्लास को देखकर अपने छंद वाले अध्याय को कंप्लीट से देख ही लीजिएगा। बेसिकली जो छंद है दोस्तों, एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं एक बार थोड़ा सा आपको पहले समझा देते हैं। कोई भी जैसे एक दोहा ले लेते हैं हम, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सोन। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा छंद है। तो यदि हम इसको देख लेते हैं और छंद के अंग को जान लेते हैं तो हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा छंद है। तो इस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, शुरुआत करते हैं छंद अध्याय की। तो छंद किसे कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं इसको मीटर्स। और इसकी परिभाषा क्या बनती है? वर्णों या मात्राओं के नियमित विन्यास से यदि किसी पद्य में आहत पैदा हो तो उसे हम कहते हैं छंद। इसमें हमने पद्य की बात करी है दोस्तों। जैसे गद्य में व्याकरण की अनुभूति होती है, यानी व्याकरण का प्रभाव पड़ता है गद्य वाले अध्याय में, वैसे ही पद्य में दोस्तों छंद का प्रभाव पड़ता है। छंद का जो दूसरा नाम है दोस्तों उसे हम पिंगल भी कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्री पिंगल ने ही इसके आदि प्रणेता माने जाते हैं। छंद का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है दोस्तों वह हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है, आपको यह याद रखना है। तो छंद की परिभाषा क्या बनती है? वर्णों और मात्राओं के नियमित विन्यास से यदि किसी पद्य में आहत पैदा होती है उसे हम छंद कहते हैं। छंद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आच्छादित करना या खुश करना। तो छंद के प्रयोग से किसी भी पद्य में हम आहत पैदा कर सकते हैं, आप देख सकोगे आगे। तो छंद को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है दोस्तों 7 कारक। यानी इनका यूज क्या होगा छंद में, हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं। इनका यूज क्या होगा? किसी छंद को हमारे लिए दिया होगा तो उसमें हमें ये चीज़ें मिलेंगी पक्का। तो इन चीज़ों को देखकर ही किसी छंद का निर्माण होता है। यदि इनका प्रयोग उस छंद में नहीं हुआ हो तो वह छंद अधूरा माना जाता है। तो ये छंद के प्रभावित करने वाले कारक हुए ये। तो इनको हम एक एक बारी के साथ जानते हैं, छोटे छोटे तरीके से आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं चरण व पाद किसी छंद में क्या होता है। जैसे वही एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं दोस्तों, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें आप देख रहे हो कि रहीमन पानी रखिए एक चरण हो गया। दूसरा चरण क्या हो गया? बिन पानी सब सून, दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण हो गया पानी गई न उबरे, चौथा चरण हो गया मोती मानस चून। तो किसी छंद में हमें कितने दिखेंगे दोस्तों? 4 चरण हमें देखने को मिलेंगे। तो छंद के प्राय कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। हालांकि दोस्तों हमें किसी भी छंद ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कहीं कहीं पर 6 भाग भी हमें देखने को मिलेंगे छंद में। तो वहाँ पर क्या होगा? 2 छंदों का मेल होगा। आगे हम पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे 2 छंदों का मेल होकर 6
भाग हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हमें अत्यधिक बार जो देखने को मिलता है चरण में 4 ही भाग देखने को मिल सकते हैं। चौ से आप वर्ण से लगा सकते हैं, चौ मतलब 4। तो चरण और पाद क्या होते हैं दोस्तों? छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। हमने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दिया है। दूसरा जो छंद को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या कहते हैं? वर्ण को किसे कहते हैं? एक स्वर वाली जो ध्वनि होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। और मात्रा किसको कहते हैं दोस्तों? किसी वर्ण और ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम उसकी मात्रा कहते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व को हम लघु स्वर भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है दीर्घ स्वर, जिसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंदर कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? एक मात्रिक वर्ण जिनमें एक मात्रा होती है, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। एक मात्रिक वर्ण आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं? द्विमात्रिक वाले वर्ण, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ, औ। तो और अंक को हम इसमें नहीं जोड़ते और आह को भी इसमें हम नहीं जोड़ते। तो द्विमात्रिक वाले वर्ण होते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। एक मात्रिक वाले स्वर होते हैं लघु स्वर के अंतर्गत। आप याद रख सकते हो। तो दीर्घ को ही हमने क्या कहा था? गुरु कहा था, और तो ह्रस्व को हमने लघु कहा था। इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों किसी भी छंद में हम इन्हीं से ही प्रयोग करेंगे। छंद को पहचानने में स्वरों का यानी इसका बहुत ही योगदान है, क्योंकि कोई भी हमें दिया रहेगा, जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम, वही वाला दोबारा से एक बार। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस उदाहरण को देने का उद्देश्य मेरा यही है कि दोस्तों आप कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे हम ऐसे प्रश्न को करेंगे। तो रहीमन में जैसे र हो गया, र में क्या हो? एक मात्रिक वर्ण है ना, एक वर्ण हो गया, एक स्वर हो गया। और दूसरा ही है, इसमें भी एक हो गया। म में एक वर्ण है और इसमें भी एक वर्ण है। पा में कितने हो गए? 2 हो गए। नी, बड़ी नी है ना, इसमें भी 2 हो गए। तो इस तरह से हम आगे आपको करवाने का प्रयास करेंगे वर्ण और मात्रा से संबंधित। और संख्या व क्रम किसी छंद में क्या होती है? संख्या व क्रम क्या होती है? किसी भी छंद में वर्ण और मात्राओं की गणना हम जब करते हैं तो उसे हम संख्या कहते हैं दोस्तों। आप गण क्या होता है किसी छंद में? गण किसी भी छंद में उसका समूह होता है। बेसिकली गण 3 प्रकार के होते हैं। गण में 3 ही वर्ण होते हैं। जैसे गणों को हम किस तरह से विभाजित करेंगे, इसको गणों को याद रखने की विधि क्या है? यमाता राज बान सलगा, यमाता राज बान सलगा। इसको हम आगे करवाने का प्रयास करेंगे आपको। 5वां जो भाग है इसका वो है गति। गति क्या होती है किसी छंद की दोस्तों? छंद को हम जब पढ़ते हैं उसके प्रभाव में हमें एक लय और गति की अनुभूति होती है। तो और अगला जो है हमारा वो है यति और विराम। यति और विराम क्या होता है दोस्तों? छंद के जो चरण होते हैं उसमें हमें विराम भी देखने को मिलते हैं। जैसे वही वाला एग्जांपल बार बार ले लेते हैं हम एक बार। रहीमन पानी रखिए, यहाँ पे हमें एक कॉमा दिखेगा यानी विराम दिखेगा, फिर आगे अगला चरण, फिर अगला चरण। तो इस तरह से यति और विराम का भी छंद में बहुत ही महत्व है। लास्ट जो होता है हमारा वो होता है तुक दोस्तों। तुक क्या होती है? तुक अभी आप जानोगे कि तुक क्या होती है। किसी भी छंद में अक्षरों की जो मात्राएं होती हैं उनका एक मिलन होता है। जैसे दूसरा और चौथा में एक ही तुक मिलेगी। जैसे यहाँ पे भी दूसरे में भी गई होगा तो लास्ट में नई होगा, यानी एक तुक का निर्माण होगा और तुक का मिलान होगा। आगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये छंद के अंग हुए जो छंद को प्रभावित करते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। बेसिकली हम आपको बता दें, छंदों में हमें सिर्फ मात्राओं को और वर्ण को ही गिनना है, क्योंकि वर्ण जो छंद होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो एग्ज़ाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मात्रिक छंद से ही बनते हैं, इसलिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। मात्राओं को गिनना सबसे पहले आना चाहिए। चलिए सिखाते हैं आपको कैसे हम मात्राओं को गिनेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था, हर जो स्वर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वर। तो लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वर एक मात्रिक वाले वर्ण होते हैं। जैसे अ,
ई छोटा वाला और छोटा वाला ऊ और री, ये क्या होते हैं, एक मात्रिक स्वर हो गए यानी ह्रस्व स्वर हो गए। और जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर। इसको हम किस तरह से देखते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो एक उदाहरण हमने मात्राओं को गिनने के लिए आपको दे रखा है, राजा एवं दिवस का अवसान समीप था। तो आपको वही वाला फैक्ट याद रखना है दोस्तों। राजा में कितने रा आ, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है, दीर्घ वर्ण है। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गई ना, तो यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे वर्ण कौन सा आ गया, आ, यहाँ पे भी 2 हो गई मात्राएं। और यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है क्योंकि एवं है, अंक का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। दिवस, ई की मात्रा यहाँ पे आ गई, 1 आ गया। और वो है जैसे अ, वर्ण तो आ गया अ, और यहाँ पे मात्रा कौन सी आ गई, 1, 100 अ आ गया, नहीं वर्ण आ गया और यहाँ पे 1 देख सकते हो आप। का में 2 मात्राएं होती हैं, अ में 1 मात्रा, अ में 1 मात्रा होगी, सा में 2 मात्राएं होगी, और नौ में 1 मात्रा होगी, 100 में 1 मात्रा होगी, मी में बड़ी है ना, यहाँ पे 2 मात्राएं होंगी, पौ में 1 मात्रा होगी, था आ में 2 मात्राएं होंगी। तो मात्राओं का ही खेल है दोस्तों छंद, आप ध्यान रख सकते हो। समझ आ गया आपको? तो समझ आ गया है तो यस जरूर करिएगा कमेंट में। तो राजा एवं दिवस का अवसान समीप था में हमने इतने मात्राएं आपको बता दी। तो कुल मात्राएं जो होंगी 16 होंगी। इन मात्राओं को हमें गिन लेना है और हम आगे आपको बताएंगे जिसमें 16 मात्राएं होंगी उसमें कौन सा छंद होगा। तो मात्राओं को गिनकर ही हमें छंद का निर्माण होगा, यानी छंद के बारे में ही हम बता पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, वही जो स्वर हैं। स्वर हमने कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के। एक तो बताए हमने ह्रस्व स्वर और दूसरा बताए हमने दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, एक मात्रिक वाले वर्ण होते हैं, अ, ई, छोटा ऊ और री। इनमें क्या होती है, एक मात्रा होती है, यानी 1 1 1 1। और द्विमात्रिक वाले जो वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, वो होते हैं दीर्घ के अंतर्गत, यानी आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई। तो इस तरह के जो वर्ण होते हैं दोस्तों, वो कौन से के अंदर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे आप लोग कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं गिना, क्योंकि ए जो है खुद ही स्वर सात्विक स्वर है। तो यहाँ पे और अंक, यहाँ पे अंक है, तो इस तरह से हमने इसको ऐड नहीं किया। तो इसमें कुल कितनी मात्रा आ गई, 16 मात्राएँ आ गई। जहाँ पे 16 मात्राएँ होंगी वहाँ पे कौन सा छंद होगा, आप छंदों के आगे आने वाले भागों में पढ़ोगे। दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं जो हम बार बार आपसे बता रहे हैं। इसमें कितने प्रकार है देखते हैं। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे फर्स्ट चरण हो गया, जो हमने चरण बताए थे छंद के अंग को प्रभावित करने वाले आपको। यहाँ पे दूसरा चरण हो गया, ये हो गया तीसरा चरण हमारा, ये हो गया चौथा चरण। तो इस छंद में कितने चरण हो गए, 4 चरण हो गए। तो प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण को में हमें जोड़ना है कि कितने मात्राएं हैं। तो र 1 मात्रा होगी, ही छोटा ही है 1 मात्रा होगी, मौ में 1 मात्रा ही होगी क्योंकि सिंगल मात्रिक है, नौ में 1 मात्रिक होगी, पा द्विमात्रिक आ गया यानी दीर्घ स्वर आ गए 2 आ गया, नी बड़ी नी है यहाँ पे 2 मात्रिक आ गया, रॉ 2 मात्रिक आ गया, छोटा खी है 1 मात्रिक आ गया, ए आई है तो 2 मात्रिक आ गया। तो टोटल वर्ण और मात्राएं कितनी हो गई, यहाँ पे 13 हो गई। द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण में दोस्तों छोटा ई हो गया, छोटा बी और ए, यहाँ पे पा आ है 2 मात्राएं, नी है 2 मात्राएं, 1 100 अ 1 मात्रा, ब और सू बड़ा वाला है 2 मात्राएं और 9 1 मात्रा, टोटल 11 मात्राएं इसमें हो गई। तो पहले में 13 मात्राएं, दूसरे में 11 मात्राएं और तीसरा और चौथा आप अपने हिसाब से करिएगा दोस्तों। देखते हैं आपने सीखा या नहीं सीखा, हमें कमेंट में भी ज़रूर बता सकते हैं। तो रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून में इस तरह से हमने बता दिया आपको। तो मात्राओं का ही खेल है, आप ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि यदि आप मात्राओं को गिनना सीख गए तो आप छंद को पहचानना सीख गए। तो चलते हैं दोस्तों अगला जो हमारा छंद के भेद हैं। तो छंद के कितने प्रकार हैं और भेद हैं। छंद को हम 2 भागों में व्यक्त करते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। दोस्तों एक छंद और आता है मुक्त छंद, उसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुक्त छंद जो होता है इन दोनों का ही मिक्स है। यदि आपको एग्जाम में आता है तो छंद कितने प्रकार के होते हैं,
तो आपको बताना है 3 प्रकार के, यदि ऑप्शन में 3 है तो बेसिकली हम जब पढ़ेंगे तो 2 ही प्रकार के पढ़ेंगे, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वह कहाँ से बनते हैं एग्जाम में, मात्रिक छंद से बनते हैं, क्योंकि वर्णिक छंद से वर्णों को ही गिनना होता है, बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं। तो मात्रिक छंद में ही मात्राओं को पहचान कर उसमें हमें छंद का प्रयोग करना होता है। तो आपको थोड़ा सा अभी टफ लग रहा होगा, क्योंकि आपने अभी छंद को पहचाना नहीं है। आगे आप पढ़ोगे तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब जानते हैं दोस्तों छंदों के कुछ उपभेद भी होते हैं, फिर हम जानेंगे इन दोनों के बारे में। पहले छंद के जो उपभेद हैं उनको जान लेते हैं, यानी सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। यदि जो हमारे चरण बताए थे आपको, चारों चरण समान हो, यानी चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान हो, तो वहाँ पे सम छंद आएगा। और यदि दूसरा और तीसरा और यदि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा में समानता हो तो उसमें अर्ध सम छंद हमें देखने को मिलेगा। और यदि मात्रा और वर्ण क्रम में असमानता हो तो उसमें हमें विषम छंद देखने को मिलेगा। तो कभी कभी दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है कि यह किस छंद का भाग है, तो आपको एक दे देगा। जैसे अभी छंद के अंग जो हम बताएंगे उसमें छंद के प्रकारों में जो मात्रिक छंद हैं, दोहा, रोल्टा, तो यह बता देगा ये दोहा किस छंद के अंतर्गत आता है, सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि चारों चरणों में मात्राओं की और वर्णों की संख्या समान हो तो वह सम छंद हुआ। और यदि प्रथम तृतीया और चरण की बात हो रही है यहाँ पे, पहला और तीसरे चरण, दूसरा और चौथा चरण समान हो, अर्ध सम छंद होगा। और उनमें मात्राओं और वर्णों की असमानता पाई जाती है, वहाँ पे विषम छंद हुआ। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इसको पहचानें, उनकी ओर आपको ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो मात्रिक छंद के कुछ प्रकार जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनके उपभेदों को डिफाइन करते हुए हम चलेंगे आपको। सबसे पहले हम चलते हैं मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद के उपभेद की ओर, जो है चौपाई। चौपाई जो किस में आता है दोस्तों, सम मात्रिक छंद में आता है। यानी सम मात्रिक छंद में हमने क्या बताया था आपको, सम मात्रिक छंद, सम से मतलब सम मतलब समान, यानी जो 4 चरण हमें उस छंद में दिए होंगे उसमें मात्राओं की संख्या समान होगी, तो सम छंद के अंतर्गत आएगा चौपाई। जैसे 16 मात्राएं हैं तो चारों चरणों में 16 ही मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से यदि किसी छंद में चारों मात्राएं, यानी चारों चरणों की मात्राएं समान हो तो वहाँ पे सम मात्रिक छंद का चौपाई होगा। चौपाई को हम कैसे पहचानेंगे, पहले चरण में 16 मात्राएं, दूसरे चरण में 16 मात्राएं, तीसरे चरण में 16 मात्राएं, चौथे चरण में 16 मात्राएं हो तो हम सीधे सीधे बता देंगे कि यहाँ पे चौपाई है, यानी चौपाई इक्वल टू 16 मात्राएं। उदाहरण के तौर पर हमें दे रखा है, सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई भल सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुदातु सुआई। दोस्तों इसमें देखो, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, बेसिकली यह 4 चरणों वाला हमारा छंद है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितने मात्राएं, 100 में 1 मात्रा, दूसरे में 2, 1 मात्रा, सम में 1 मात्रा, टी 1 मात्रा, मुँह में 1 मात्रा, तो इस कुल मिलाकर इसमें 16 मात्रा होंगी। तो चारों चरणों में 16 मात्राएं जिसमें हो तो वहाँ पे सम मात्रिक छंद का चौपाई होगा। तो आपके प्रश्न में कोई भी एक दिया रहेगा, एक युक्ति, उसमें आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा छंद है। यदि इसमें 16 मात्राएं हैं तो वहाँ पे चौपाई वाला छंद आपका पाया जाएगा। और इसमें आपको एक विधि और है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो अंतिम चरण के दूसरे चरण से तुक मिलती है, जैसे मूला है, यहाँ पे भी फूला, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई, तो अंतिम वर्ण मिलेंगे भी इसके। तो चौपाई, यदि आप चौपाई देखना चाहते हो किसी भी युक्ति में तो आपको ध्यान रखना है, यदि उनके अंतिम वर्ण मिल रहे हैं एक दूसरे से, जैसे एक पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, तो वहाँ पे आप सीधे सीधे ध्यान सकते हो कि वहाँ पे चौपाई वाला छंद है। दूसरा जो हमारा छंद है सम में, वो है रौला। रौला क्या होगा, रौला में भी वही
सममात्रिक छंद है, यानी चारों जो चरण हमें दे रहेंगे उसमें 24 मात्राएं होंगी। तो यदि सममात्रिक छंद के रौला का प्रयोग हमें देखना है तो हमें पहले मात्राओं को गिनना है। यदि उसमें 24 मात्राएं हैं तो वहाँ पे रौला वाला छंद होगा हमारा। तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है हरि गीति का। सममात्रिक छंद के अंतर्गत भी यदि उस ऐसे वाला दिया होगा, इसमें हमें 28 मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी हर चरण में, तो हमें हरि गीति का वहाँ पे लगा देना है सीधे सीधे। और वीर और आल्हा जो है इसमें 31 मात्राएं, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों कि किस में कितनी मात्राएं हैं। तो चौपाई में 16 मात्राएं होंगी और रौला में 24 मात्राएं होंगी, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होंगी, वीर और आल्हा में 31 मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी। इनको याद जरूर कर लीजिएगा। यदि हमें पहले हम क्या करेंगे, किसी प्रश्न को हम टैकल किस तरह से करेंगे दोस्तों, कोई भी हमें दिया रहेगा, इस तरह की युक्ति हमें दी रहेगी पद्यांश में, तो इस तरह की युक्ति में हम सर्वप्रथम काम होगा हमारा मात्राओं को गिनना। मात्राएं यदि 16 आती हैं तो चौपाई होगा, यदि मात्राएं 24 आती हैं तो रौला होगा। चरण की बात करें दोस्तों, फर्स्ट चरण में जैसे 16 मात्राएं आ गई तो चौपाई होगा, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं आ गई चौपाई होगा, यानी चारों चरणों में 16 मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी तो चौपाई वाला होगा। दूसरा जो है रौला, यदि चारों चरणों में हमें 24-24 मात्राएं दिखेंगी रौला होगा। हरि गीतिका में यदि चारों चरणों में 28-28 मात्राएं दिखेगी हरि गीतिका हुआ। तो इस तरह से हम सममात्रिक छंद के इनको पहचान सकते हैं। दूसरा जो भेद है हमारा वो है अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो छंद आते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है सबसे पहला हमारा दोहा। तो दोहा में हमें कैसे पहचानना है, टोटल इसमें मात्राएं कितनी है, दोहा में 24 मात्राएं वाला छंद हुआ हमारा ये। तो मात्राओं में तो 24 हो गया। यदि पहला तीसरा विषम, पहला और तीसरा जो हमारा विषम है उसमें 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हो तो वह छंद हमारा दोहा छंद होगा। तो किसी भी वर्ण में, किसी भी पद्यांश में हमें इस तरह की का दोहा दिया होगा जिसमें हम गिनेंगे कि जो पहला चरण होगा, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो पहला और जो तीसरा चरण होगा हमारा विषम वाले उसमें 13 मात्राएं, दूसरा और चौथा जो सम चरण होगा हमारा उसमें 11 मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी। तो हमें सीधे सीधे बता देना है कि हमारा दोहा छंद है। जैसे एक उदाहरण हमने जो दे रखा है वही दे रखा है, रहीमन पानी रखिए पहला चरण, दूसरा न बिंदु पानी रखिए सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानो। तो 4 चरण हो गए। 4 चरण में जो पहला चरण है इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए आपको। तो रौ 1 मात्राएं, 2 मौ में 1 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, 4 तो हो गए। पा 2 मात्राएं, 2 मात्राएं, 4 हो गई, 8 हो गए ना। फिर देखो 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, तो 9 4 13 हो गए। तो 13 मात्रिक वाला दो हमारा पहले में 13 होनी चाहिए और तीसरे में 13 होनी चाहिए और दूसरे में 11 होनी चाहिए, चौथे में 11 होनी चाहिए। तो वह छंद क्या होगा, दोहा छंद उसमें पाया जाएगा। टोटल कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी, आपको याद रखना है। दूसरा दो अर्ध सममात्रिक छंद के अंदर आता है सोरठा। सोरठा क्या होगा, दोहा का उल्टा होगा। दोहा का उल्टा किस तरह से होगा, यानी पहले और तीसरे विषम छंद में, विषम में क्या होगा 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हमें यदि दिखती हैं तो वहाँ पे सोरठा छंद का प्रयोग होगा। तीसरा जो है दोस्तों है उल्लाला। उल्लाला जो है अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। विषम में 15 दिखेंगे हमें 15 मात्राएं और सम में हमें 13 मात्राएं दिखेंगी तो वह उल्लाला हुआ। चौथा जो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है वर्वे। विषम में हमें 12 मात्रा और सम में 7 मात्राएं दिखती हैं तो वर्वे छंद का प्रयोग होगा। बेसिकली दोस्तों इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। यदि आप मात्राओं को गिनकर पहचानना है तो आपको इनको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो अंतिम जो हमारा वो है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो पहला है दोस्तों वह है कुंडलिया। कुंडलिया जो है दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होगा, 6 चरणों का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे 2 छंदों का मिलन है, दोहा पर रौला। दोहा में हमने आपको बताया था 24 मात्रिक है
और रौला जो है हमने आपको बताया था कितना मात्रिक है, 24 मात्रिक है। तो 2 छंदों का मेल होता है, 6 चरण इसमें हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये दे रखा है हमें, बीती तही विरास दे आगे की सुध लेहू, जो बनी अरवे सहज मैं ताही मैं चित देहू, ताही पचे तेहू बात जोनी बह आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में रखे, कही गिरधर कपीराम यह कर दे आगे की सुध लेहू सुमेर सी वेती। तो दोस्तों इसमें कितनी होगी, 24 मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी। और 2 पहले वाले जो चरण होंगे वो होगा दोहा, और अगले वाला जो होगा हमारा 6 जो बचेंगे, 4 जो बचेंगे, उसमें हमें किसका प्रयोग देखने को मिलेगा, रौला का। तो दोहा परस रौला मिलकर क्या बनेगा, कुंडलिया छंद बनेगा, जो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हमें कैसे पहचाना है, प्रत्येक पंक्ति में हमें 24 मात्राएं दिखेंगी। तो कुंडलिया को हमें कैसे पहचाना है, प्रत्येक छंद में हमें 24 मात्राएं दिखेंगी। और इसकी पहचानने की विधि दूसरी है, यह 6 चरणों में होगा। और दूसरा है कि इनकी अंत की तुक मिलेगी भी, लेहू और देहू। और देखो दोस्तों इसका क्या होगा, और अंतिम का जो वर्ण होगा, जो हमने आपको बताया था, क्योंकि ये दोहा प्लस रौला का है ना, तो दोहा का जो प्रयोग है रौला वाले में भी देखने को मिला, ताही मैं चित देहू ताही मैं तिज देहू। तो इस तरह से आप 3 विधि से इसको पहचान सकते हैं। तो कुंडलिया को पहचानने की विधि क्या है, यह विषम मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 लाइनें होंगी। और दूसरा जो इसको आप पहचानेंगे यह 6 चरणों वाला होगा। और तीसरा जो इसको पहचानेंगे, अंतिम की तुक मिलेगी भी, क्योंकि जैसे दोहा प्लस रौला का मिश्रण है कुंडलिया। तो जो दोहा में आया है 4 चरण, इसमें दोहा का ही प्रयोग इस यहाँ पे रौला वाले में भी हुआ है। तो इस तरह से आप कुंडलिया वाले को पहचान सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत एक और आता है छप्पई। तो छप्पई भी इसी तरह का रौला प्लस उल्लाला का वो है। तो रौला प्लस उल्लाला मिलकर छप्पई का प्रयोग बनाएंगे, आपको हमने बता दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको हमने छंद को पूरा समझा दिया है। बेसिकली छंद वाले अध्याय में आपको करना क्या है, इनको याद रखना है, मात्रिक और इनको। यदि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रश्न बनते हैं मात्रिक छंद से ही बनते हैं, वर्णिक छंद से बहुत ही कम हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। तो मात्रिक छंद में आपको क्या पहचानना है, दीर्घ स्वर और लघु स्वर को पहचानना है। दीर्घ स्वर वाले जो वर्ण होते हैं यानी द्विमात्रिक वाले होते हैं, जैसे आ में कितने वर्ण हो गए, 2 वर्ण। बड़ी ई है, इसमें 2 वर्ण हो गए। बड़ा ऊ है, इसमें 2 वर्ण हो गए। ए है छोटा वाला, उसमें भी 2 वर्ण हो गए। ऐ है, उसमें भी 2 वर्ण हो गए। तो इस तरह से दोस्तों यह हो गया दीर्घ वाला। और एक मात्रिक वाले क्या होते हैं, औ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, एक मात्रिक वाले वर्ण हो गए। तो इन्हीं मात्राओं को गिनकर ही आपका इनका निर्माण होगा। यदि मात्राओं को गिनकर आप इनको पहचान देते हो तो छंद वाला अध्याय आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपको अध्याय हमने करवा दिया है और छंद को समझाने का भरपूर प्रयास किया है। यदि आपके समझ में नहीं आया है फिर भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आ गया हो तो चलते हैं दोस्तों अपने एमसीक्यूज प्रश्न की ओर। कैसे यहाँ से एमसीक्यूज प्रश्न बनते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको छंद के अभ्यास प्रश्न की ओर। कैसे छंद से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें किस तरह के प्रश्न रहते हैं उनकी ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमने बताया था कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और दूसरा फैक्ट हमने आपको बताया था कि छंद का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह क्या है, पिंगल भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि पिंगल नामक छंद शास्त्री ने ही छंद का जो पदार्पण किया था। तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग और उल्लेख हमें हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में मिलता है। तो पहले का क आंसर सही है। तो दूसरा है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। तो कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, हमने आपको छंद के अंग बताए थे, छंद के 7 अंग आपको बताए थे।
कौन कौन से दोस्तों, एक बार आपको फिर से दोहरा देते हैं। छंद के अंग में हमने आपको बताया था चरण बताया था पहले, और दूसरा बताया था वर्ण, तीसरा बताया था साथियों हमने गति, चौथा बताया था यति, और पांचवा बताया था हमने संख्या और क्रम, छठा बताया था हमने तुक, और सातवां बताया था हमने गण। तो इस तरह से हमने 7 जो थे छंदों के भेद आपको बताए थे कि छंदों को ये अंग प्रभावित करते हैं। तो इनमें से जो दिए गए हैं मैं उदाहरण के तौर पर और विकल्प में, उनमें चरण और यति दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? तो चारों चरण होते हैं जिसमें समान होती है, उसमें हमने आपको बताया था जिसके चारों चरणों में समान मात्रा होंगी, जैसे 16 मात्राएं, 24 मात्राएं हैं, तो चारों चरणों में होंगी, उसे हम सममात्रिक छंद कहेंगे। और विषम मात्रिक छंद हमने किसको कहा था? जिसमें पहले और तीसरे में 11 होंगे और दूसरे और चौथे में 13 होंगे, वो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। रौला और इसका उदाहरण हमने आपको बताया था। और अर्ध सम में क्या बताया था? जिसमें स्वर और वर्ण यानी सम और विषम का कोई भी लिंक कभी एक दूसरे से नहीं होता, उसे हम अर्ध सम मात्रिक कहते हैं। तो चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को हम सम मात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर क आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण पूछा है दोस्तों। चौथे वाले प्रश्न में हमने आपको कराया था कि सममात्रिक छंद क्या होते हैं, जिसमें मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान होती है। तो इसके उदाहरण में कौन कौन से थे? चौपाई थी एक, और रौला था, और हरि गीतिका था, और वीर और अल्हा था। इतने तो थे, हमने सममात्रिक छंद के आपको उदाहरण बताए थे। तो सममात्रिक छंद का जो उदाहरण में इनमें से कौन सा है? चौपाई था। इसमें दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, और सोरठा भी क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसमें जैसे सही आंसर आपका चौपाई। चौपाई में क्या होते हैं, कितने मात्राएं होती हैं? एक बार आपको दोहरा देते हैं। चौपाई में सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कलिसी बंध्यो आगे कई हवाल। तो इन पंक्तियों में आपको बताना है कि इनमें कौन सा छंद है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो साथियों, पहले ये 5वां प्रश्न है। पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंकों यानी मात्राओं को ध्यान दें। नहीं में कितना है? 2 मात्राएं, एक और एक, नौ में 1, ही में 2, ठीक है। पराग में पौ, फिर रा में 2 मात्राएं हुई, क में 1 हुई, और नौ में फिर 1 हुई, फिर इसमें 1, मधुर में क्या हो गया? मौ में 1, धू में भी 1 क्योंकि छोटा वो है, और रौ में 1, और फिर दोस्तों फिर मधु है 1 और 1, 2 ही मात्राएं होगी। नहीं में फिर 1 1 1 1 मात्राएं हैं। विकास में 1, कास में 2, फिर कितनी है? 100 में 1 और है। यही में य का 1 हो गया, और ही बड़ी ही है तो 2 मात्राएं होगी। काल 2, और लौ में कितनी? 1 मात्राएं होगी। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है साथियों? और फिर जो हुआ पहले चरण में आपको एक एक चरण से जाना है। पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। यदि आपको पता चल गया कि इनमें क्या है, पहले चरण में हमने देखा कि कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं, और दूसरे चरण में हमने देखा कि कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। फिर तीसरे चरण में हमने देखा कि 13 मात्राएं हैं, और चौथे चरण में हमने देखा 11। तो 13 11 का मामला है, यानी फर्स्ट और तीसरे में 13 हैं, विषम में फर्स्ट और तीसरे में 13 हैं, और दूसरे और चौथे में 11 हैं। तो ऐसे का प्रयोग यानी इस छंद में कौन सा छंद हुआ? दोहा छंद हुआ। साफ साफ आपको दिख रहा है। तो आपको ज्ञात कैसे करना है दोस्तों? चारों चरणों की जो मात्रिक हैं, जैसे हमने बताया था आपको, तो छंद में हमने आपको सिर बताया था कि आपको कैसे याद रखना है। तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ह्रस्व स्वर हो गया, एक हो गया दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? एक मात्रिक वाले छंद होते हैं। एक मात्रिक कैसे? जैसे अ है, इसमें 1 मात्रा हुई। जैसे आ है, इसमें हुई 2 मात्राएं हुई। आ है ना, 2 मात्राएं हुई इसमें। एक तो अ की हुई, फिर
आ की हुई, 2 मात्रा हुई ना। फिर ई है, इसमें 1 मात्रा हुई। फिर बड़ी ई है, इसमें 2 मात्रा, एक ई की हुई, एक इसकी खुद की ई की हुई। तो इसे कैलकुलेट कर कर आप ध्यान लगा सकते हो कि इसमें कौन सा वो है, छंद है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है। तो दोहे का उल्टा हमने आपको सीधे सीधे बताया था कि दोहे का उल्टा जो होता है दोस्तों, ये कौन सा प्रश्न है हमारा, आया था कि कौन सा होता है, सोरठा होता है। उल्टा में पहले और तीसरे में जो 13 होते थे और दूसरे और चौथे में 11 होते थे, इसमें इसी का उल्टा होगा। यानी सोरठा में क्या होगा, पहले तीसरे में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होंगी। तो इसी का उल्टा क्या होगा, सोरठा हो गया। तो दोह का उल्टा सोरठा हो गया। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। सुनु सी सत्य आशीष हमारी पुजहि मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है दोस्तों इन पंक्तियों में। तो इनमें कौन सा छंद है, इसके लिए पहचानने के लिए हमें पहले मात्राओं को गिनना है। सु में कितनी मात्राएं हैं दोस्तों, सु 2 मात्राएं इसमें हो गई, एक सु में हो गया 1 मात्रा, नु में क्योंकि छोटी ऊ है, सी में भी 1 मात्रा, फिर य में 1 मात्रा, सौत्य इसमें 1 मात्रा, फिर यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, फिर अशीष में 1 मात्रा, फिर बड़ी सी में 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, हमारी में भी ह में 1 मात्रा, माँ में 2 मात्रा, फिर 2 मात्रा। तो इनको हम गिने तो इसके टोटल जो गिन कर आ रहे हैं दोस्तों, वो टोटल 1 2 3 4 2 6 6 2, तो ये टोटल कितने मात्राएं आ गई हमारी, 16 मात्राएं आ गई। तो 16 मात्राओं का मतलब ऐसा हुआ जिनमें इसमें भी 16 मात्रा होगी, इसमें भी। तो जिन पंक्तियों में हमें 16 मात्राएं देखने को मिलेगी, यानी वह सममात्रिक छंद के चौपाई के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर है चौपाई। 8वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कैसूल। तो इसको आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, निज भाषा उन्नति अहे। तो इसमें आपको वही चीज़ें दोहरानी है बार बार, मात्राओं को आपको ध्यान रखना। नी में 1 मात्रा, जौ में 1 मात्रा, भा में 2 मात्रा, और सा में 2 मात्रा, ऊ में 1 मात्रा, नौ इसमें 2 मात्राएं होगी, ती में 1 मात्रा होगी, ओहो में 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, फिर सौ आ गया, 100 में 1 मात्रा, बौ में 1 मात्रा, उन्नति में फिर वही बात 1 मात्रा, नौ में 2 मात्राएं होगी, तौ में 3 मात्रा होगी, तो कौ में 2 मात्राएं होगी, मूल में इस तरह से आ गया। तो इसको हम जोड़ें तो कैलकुलेट करें तो हमें पता चल रहा है कि इनमें वही वाला फर्स्ट तीसरा वाला सिस्टम आ रहा है, यानी पहले और तीसरे में अलग अलग हो रहा है। तो इसमें 11 तो टोटल मात्राओं की बात करें, इसमें हमें 24 मात्राएं देखने को मिली। तो इसमें से आप बता सकते हो कि इसमें अर्ध सममात्रिक के दोहा का वर्णन हो रहा है। 9वां प्रश्न, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में तिरतिर और दूसरे और तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, वह छंद कहलाता है। तो 9वां प्रश्न है दोस्तों हमारा ये। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें हो रहा है। तो पहले और तीसरे चरण में सम में 13 और विषम में 11 मात्राएं, हमने क्या कहा था, ये किसका होगा, अर्ध सममात्रिक के दोहा होगा। और इसी का दोहा का उल्टा हमने क्या बताया था, सोरठा। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी, तो उसको हम सोरठा कहेंगे, उसका उल्टा हुआ है। और 10वां और इस क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पाए गने उबरे मोती मानस चून। इसका हमने बार बार वर्णन किया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 4 चरण है, ठीक है। इनकी मात्राओं को गिने तो पहला और तीसरा वाला सिस्टम इसमें आ रहा है। तो इसमें सीधे से 10 का ए यानी दोहा का वर्णन इस छंद में, इस पंक्ति में हो रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप इस तरह से अपने प्रश्न को क्विक तरीके से बना सकते हैं। आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। आपका अगले जो आपको पढ़ाना है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हिंदी व्याकरण आपका कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे हिंदी व्याकरण की जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे प्रश्नों का आपको सवाल बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।